हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ये है, ठीक है। अभी मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। माई सेल्फ मोहम्मद सैफ। मैं आपको यहाँ पर बताने आया हूँ कि हम लोग AU मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस ऑफ HRM डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम ये बताएंगे कि स्कोप ऑफ HRM क्या है, प्लस वाइवा में इसके साथ क्या होगा, आपका कैसे काम आएगा। तो मैं अगर कहूँ कि ये हमारा लेक्चर 0 है, जिसमें हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। हम लोग डिस्कशन किस कंटेक्स्ट पे करेंगे? एनुअल एग्जामिनेशन पे, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन प्लस वाइवा के लिए। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको ये भी सीखना होगा HRM में ये रह के कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है वाइवा में, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ रहे, बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप UGC नेट में हो, चाहे आप BCom में हो, चाहे आप MA MCom में हो, चाहे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हो, आप कहीं पर भी हैं, ये सब्जेक्ट बहुत काम आता है और बहुत ही ज़्यादा वास्ट स्कोप है इसका फ्यूचर में, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम एकेडमिक्स के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। क्यों हम एकेडमिक्स के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बेसिकली एकेडमिक्स से रिलेटेड, क्योंकि जो सिलेबस डिस्कस करूँगा वो एकेडमिक्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं या मैं बताने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ उसे मेरे साथ साथ पेन डाउन करिएगा और सुनिएगा भी, क्योंकि मैं आपको इस सिलेबस के व्यू के साथ प्लस मैं आपको बताऊंगा कि स्कोप क्या है और इसमें से इम्पॉर्टेंस क्या है जो आपके लाइफ के लिए, ठीक है, आपके लाइफ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए दोनों काम आए, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट एक ब्रह्मास्त्र है, आप सीख लिए तो बहुत काम आएगा। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, ये किसी और यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो आप वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए समझने की कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत डिटेलेशन में पढ़ेंगे, बहुत आसान सब्जेक्ट है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस हमें यहाँ पर कंटेक्स्ट समझना है कि हमें क्या बनकर पढ़ना है, ठीक है। चलिए, सिलेबस में फर्स्ट पार्ट में एनुअल एग्जामिनेशन, अभी वाइवा उसको साथ में लेके चलूँगा, डिस्कस करूँगा। पहला है हमारा क्या? इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब भी हमारा सिलेबस होता है हम लोग कौन सा बेटा पढ़ रहे हैं? HRM, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि दुनिया में सब चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, बट ह्यूमन को कितने प्रोडक्टिव तरीके से मैनेज किया जाएगा ये आप कभी किसी बुक में या किसी थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाके नहीं समझ सकते। आपको ह्यूमन बिहेवियर समझना होगा, ठीक है। तो ह्यूमन एक रिसोर्स है, बहुत अच्छा रिसोर्स है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स है आप। मैं आपको जितनी बेहतर तरीके से समझाऊंगा आप उतने अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आप एक रिसोर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हम इसको मैनेज करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, उस कंटेक्स्ट में हम इनको देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन, ठीक है, कैसे इवॉल्व हुआ हमारा, इवोल्यूशन ऑफ HRM, बेसिक्स क्या है इसके, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे क्या हमारा है इसके कंसेप्ट्स क्या है, ठीक है। HRM के कंसेप्ट्स होते हैं, ऐसा HRM के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि बिजनेस में काम कर रहे हैं तो HRM किस लिए होता है, स्कूल में काम कर रहे हैं या हम टीचर हैं तो टीचर के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके हमारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, हमारे फंक्शंस। और हमारे क्या है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जोड़ा हुआ है कि HRM इन इंडियन सिनारियो, ठीक है, ठीक है, इंडियन सिनारियो। क्यों इंडियन सिनारियो की बात हो रही है? क्योंकि इंडिया में HRM का स्कोप अभी फॉरेन के कंटेक्स्ट में थोड़ा पीछे है, ठीक है। यहाँ पर अभी आप जाएंगे किसी फॉर्म में काम करने के लिए, क्योंकि 3rd ईयर के लिए कोर्स है, BCom 3rd ईयर के लिए है बेसिकली ये, ठीक है। अगर ये BCom 3rd ईयर का है या आगे कंटेक्स्ट पे है
तो आप समझ रहे हैं कि अगले साल या इसी साल आपको कहीं जॉब के लिए बाहर जाना पड़े या आप काम करेंगे तो वहां पर ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट बहुत काम आने वाला है आपको, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप ह्यूमन रिसोर्स है और आपको कंपनी कैसे मैनेज करेगी या आप अपने एम्प्लॉयर को कैसे मैनेज करेंगे, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कोई रटन विद्या वाला नहीं है, नंबर बहुत मिलते हैं इसमें, कोई रटना नहीं है, केवल पढ़ना है, समझना है, आपको पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इंडियन सिनेरियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इंडियन कंटेक्स्ट पे पढ़ेंगे इसे कि एचआरएम की उपयोगिता क्या है हमारे इंडियन कंटेक्स्ट पे, ठीक है। चलो, ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो बेटा क्वेश्चन हमारे इस पूरे टॉपिक से एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी आप जाएंगे, ठीक है, 20 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन होता है, आजकल तो हो गया 20 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बहुत आसानी से कि आप एचआरएम के स्कोप ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है, चांसेस थोड़े से 60-40 वाले हैं, बट आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये वाइवा में कैसे काम आएगा, वाइवा में यहाँ से पूछा जाता है कि आप बेसिकली एचआरएम से समझते क्या हैं, ठीक है। तो स्कोप आपको समझाना जरूरी है कि जब भी हम ह्यूमन को किसी पर्टिकुलर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं रिसोर्स की तरीके से, तो वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं भी और डिटेलेशन दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। हमारा सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि ह्यूमन एक रिसोर्स है, तो भाई ह्यूमन अगर एक रिसोर्स है तो उसको प्लान करना पड़ेगा ना। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का पहला क्या पार्ट था, प्लानिंग। अब यहाँ पर ह्यूमन भी रिसोर्स है, उसको प्लान करना पड़ेगा कि ह्यूमन को कैसे प्लान करके डेवलप कराया जाए। अच्छा, ह्यूमन को रिसोर्स क्यों मानते हैं? क्योंकि मनुष्य ही अपनी सारी जो जातियाँ हैं या और क्या कहते हैं उसे, एनिमल्स या जितने भी हैं, सब में सबसे उत्तम और सर्वाधिक माइंड ह्यूमन के पास है, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। इसे कंस्ट्रक्टिव माइंड बनाना है, तो ह्यूमन को प्लान कैसे करेंगे हम एक अच्छे तरीके से कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स एक प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सके, ठीक है। तो हमारे इसमें आ सकते हैं क्या, हमारे इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है एक इसके ह्यूमन, जैसे एचआरपी कहते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हमारे इसमें है प्लानिंग, ठीक है, प्रोसेस आता है हमारा एचआरपी का, और इसकी नीड क्या है, ठीक है, ज़रूरत क्या है इसकी एचआरपी की। अब बेटा इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम हो गया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एचआरएम हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में, प्रॉपर पूरा फुल डिस्कशन नहीं दे रहा है यहाँ पे, बहुत लंबी लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम जब एचआरपी पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिसाइड करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे प्लान किया जाए, कब प्लान किया। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हम क्या प्लान कर रहे हैं, हम इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि आप एक बार अगर लेक्चर देख लेते हैं तो आप एक बार बुक रीड कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स पता चल जाए। रटने वाली चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि फ्यूचर में रटने वाली चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ये एक सिचुएशनल सब्जेक्ट है। आप यहाँ पर केवल थ्योरी पढ़ के जाएंगे, वहाँ पर किसी और तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज होगा, तो आपको बस समझना पड़ेगा कि कब क्या करना है, ठीक है। एचआरपी इसके कॉन्सेप्ट्स, इसकी नीड है, हम एचआरपी का डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है जहाँ पर क्या है हमारा जॉब एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, मान लो आप ह्यूमन रिसोर्स हो, कंपनी में आप काम करने गए, आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, आप रिसोर्स हो गए, आप ह्यूमन हो, बहुत तगड़ा रिसोर्स है। अब आप जॉब के लिए गए, तो जॉब की एनालिसिस होती है कि आप किस तरीके की जॉब चाहते हैं और आपका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो आपको किस तरीके की जॉब दे रहा है, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस कैसे करते हैं कि आपको क्या चाहिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ेंगे बेटा, वो हमेशा दो कंटेक्स्ट को लेके पढ़ेंगे, एक एम्प्लॉयर का व्यू होगा, ठीक है, और एक एम्प्लॉय का व्यू होगा। एम्प्लॉय समझ में आता है कौन होता है, ठीक है। ये जो एम्प्लॉयर होता है ये हमारा मालिक होता है, हम इसे मालिक भी कह सकते हैं, ठीक है, हमारा सीनियर भी हो सकता है ये। तो हमारा कोई भी जो हमें नौकरी दे रहा है, हमारे ऊपर काम करवा रहा है हमसे, वो हमारा एम्प्लॉयर है, ठीक है। एम्प्लॉय कौन है, जो काम करता है, ठीक है, जो काम करता है वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, एम्प्लॉय कहलाएगा, ये जूनियर होता है, ठीक है। हमें इन दोनों इंसानों के कंटेक्स्ट पे पढ़ना है, ठीक है, कि एम्प्लॉयर कब क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलता है एम्प्लॉय के लिए, और एम्प्लॉय क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलता है अपने एम्प्लॉयर के लिए। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि बॉस जो होता है वो वर्ड कैसा है,
उसकी मानसिकता क्या है, आप कहाँ पर काम करने गए हैं, और मैं अपने सबॉर्डिनेट से कैसे काम करवा सकता हूँ। अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ तो मेरे जूनियर जो होंगे मैं उनसे कैसे काम करवाऊंगा, अगर मैं किसी के अंडर में काम करता हूँ तो वो इंसान मुझसे कैसे काम करवाएगा और मैं उसके लिए कैसे काम करूँगा, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। यही HRM का है, जहाँ पे जॉब एनालिसिस होती है कि आप काम कैसे करेंगे। ठीक है, आपकी जॉब किस टाइप की होगी, जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगे आपके। ठीक है, आप जॉब के बारे में जानेंगे कि आपको जॉब कैसे करना है। ठीक है, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आप किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे। आप एम्प्लॉयर हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, और आपका अगर एम्प्लॉयर है तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी और उसकी भी क्या कहते हैं उसकी भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके प्रति। ठीक है, तो ये जॉब एनालिसिस में आ सकता है। जॉब एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करूं, और अपनी जॉब एनालिसिस को देख सकते हैं कि आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, आप किस तरीके का जॉब करना चाहते हैं, और एम्प्लॉयर के कंटेक्स्ट में ये है कि उसे किस तरीके की जॉब करवानी है लोगों से, उस तरीके की जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट निकालेगा। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस दोनों लोगों के कंटेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं। फिर क्या है हमारा है रिक्रूटमेंट। ठीक है, जब हम जॉब एनालिसिस करेंगे, कंपनी को पता होगा कि हमें क्या जॉब एनालिसिस करनी है, ये फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस होगा हमारा। ठीक है, सिलेक्शन। अच्छा, इसे समझ लेते हैं। जॉब एनालिसिस हम एम्प्लॉयर के कंटेक्स्ट में समझते हैं। जॉब एनालिसिस में जो हमारा बंदा है, एम्प्लॉयर है, वो देखेगा कि डिमांड और सप्लाई कैसी है हमारे यहाँ पर। ठीक है, हमारे को कौन सी जॉब के लिए कौन सा बंदा चाहिए। हमें CEO पोस्ट के लिए चाहिए तो हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेशनल, हाईली एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। ठीक है, हाईली टैकेबल, हाईली डिसीजन मेकिंग चाहिए। जबकि अगर हम बात करें कि अगर लोअर पोस्ट के लिए, क्लर्क के पोस्ट के लिए, तो हमें इतना हाईली एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हमें यंग भी बंदे काम करने वाले चाहिए। और हमें अगर सेल्स डिपार्टमेंट में जाना है एनालिसिस करके, तो हम एनालिसिस करेंगे कब मेरे यहाँ पे डिमांड होगी, कि जॉब्स कब निकलने वाली है, मुझे किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे यहाँ पर आके क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत है, किस नॉर्मल लोगों की ज़रूरत है, हम उस पर बात करेंगे। फिर हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, जब ऐसा हमें पता चल जाएगा कि हमारी जॉब हमें मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे किस तरीके की जॉब देनी है, मुझे किस तरीके का इंसान चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है एज अ एम्प्लॉयर, कि मेरे यहाँ पे जो बंदा आए वो रोज आके लड़ाई करे, मुझे ये तो नहीं चाहिए होगा। वो आके यहाँ पर प्रोडक्टिव काम करे, अच्छा काम करे। ठीक है, अपना रिश्ता ना बनाए। ठीक है, चलो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या है कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके की रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, एंड सिलेक्शन प्रोसेस। बेसिकली यही सिलेक्शन प्रोसेस है। आप किसी भी यहाँ पर हो, चाहे आप MBA कर रहे हो, चाहे आप MCOM कर रहे हो, चाहे आप BCom कर रहे हो, इसके बाद जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पर यही सिलेक्शन प्रोसेसेस और यही रिक्रूटमेंट प्रोसेस अप्लाई होगा। ठीक है, आप ब्लैंक एप्लीकेशन आप ईमेल के जरिए भेजेंगे। आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप कितने टेस्ट होते हैं, किस तरीके की रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं आपकी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कब होगा, कब आप सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वाइवा में क्वेश्चन बहुत आ सकता है कि हाँ वाई वी सिलेक्ट यू। आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाएंगे फ्यूचर में, आपसे पूछेगा वाई वी सिलेक्ट यू। ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे, कह रहे नहीं मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड, आई डू दैट। इससे कोई मतलब नहीं है उन्हें। ठीक है, उन्हें एक अच्छा खासा आंसर चाहिए कि वो आपको सेलेक्ट क्यों करें। आप कहेंगे कि आप बहुत प्रोडक्टिव हैं तो आप तब शो नहीं कर पाएंगे, आपको उन पे विश्वास जताना होगा। ठीक है, दिलाना होगा कि ये सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आप कहीं पर बड़ी जगह जाएंगे तो आप कैसे किसी इंसान को सिलेक्ट करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो इसके कंसेप्ट्स हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ चैप्टर क्या है, हमारा है HRD, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं इसे, जिसे हम लोग HRD के नाम से भी जानते हैं। कि जो हमारा ह्यूमन है, मान लो मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करने आता है, मैं उसका कैसे ध्यान रखूँ कि वो बंदा डेवलप हो जाए। ठीक है, अब मैं BCom वाले बंदे को अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उसे ग्रूम करने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि वो मेरे लिए फ्यूचर में अच्छा काम करके दे। ठीक है, तो मैं एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अपने यहाँ पर जितने भी लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, मैं उनका डेवलपमेंट कैसे कर सकूँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा एम्प्लॉय मुझसे ये चाहता है, और एम्प्लॉय ये चाहता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आया हूँ तो मेरा भी कुछ डेवलपमेंट
होना चाहिए, चाहे वो स्किल को लेकर हो, चाहे लर्निंग को लेकर हो, चाहे उसकी नॉलेज को लेकर हो, चाहे उसकी एबिलिटी को लेकर हो, ठीक है, चाहे उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे उसके परफॉर्मेंस को लेकर हो, इन सारी चीज़ों को लेकर उसकी डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पर कुछ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करने के लिए या डेवलप करने के लिए। हम उन सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमें पढ़ना होगा HRD में हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इसमें हमें पढ़ना होगा HRD मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक। फुल डिटेलेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये केवल सिलेबस ओवरव्यू है। 6th है हमारा, जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब मैंने अपने एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए सोचा है तो मैं उसके लिए कुछ प्रोसेस ढूंढूंगा ना कि मैं उन्हें कैसे डेवलप कर सकता हूं। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, विराट कोहली को देखते हैं, तो क्या विराट कोहली एक दिन में बन गया था? नहीं, उसके कोचेस ने उसे ट्रेनिंग दी, उसको डेवलप कराया, उसकी कमियां उसे बताई, उसके बाद वो इतना अच्छा बैट्समैन बन के निकला। तो ठीक वो ह्यूमन रिसोर्स था अपनी टीम के लिए, पहले अपने कोच के लिए, उसके बाद वो अपनी टीम के लिए बना अंडर 19, उसके बाद वो इंडियन टीम के लिए बना, अभी वो RCB के लिए जो भी काम करता है या इंडियन टीम के लिए। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे करेंगे, सिखाएंगे कैसे, उसके लिए मेथड्स क्या होंगे, उसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, डेवलपमेंट किस बेसिस पे किया जाएगा कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो रही है या पर्सनल डेवलपमेंट कराने की कोशिश हो रही है, उन चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अपने, ठीक है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी नीड है, ठीक है, और इसके मेथड्स हैं, ठीक। अब हमारा 7th पॉइंट है, 7th, ठीक है, 7th पॉइंट है हमारा क्या, 7th पॉइंट में अगर हम बात करें तो हमारा 7th चैप्टर जो भी होगा वो होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, एक सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि आप एम्प्लॉय थे, ठीक है, आप एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल का भी डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट होगा तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल को डेवलप करेंगे, ठीक है, आपकी बढ़ोतरी होगी तो आप अपने डेवलपमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे क्रिकेट की बात कर रहा था मैं, अगर कोई क्रिकेट, एक बंदा क्रिकेट खेलता है तो वो अपने साथ साथ अपनी टीम को भी डेवलप करता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है। हम इस कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को, इसके कंसेप्ट्स क्या हैं और इसकी नीड क्या है एक्चुअली, ठीक है, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये हमारा 7th है, ठीक है, हमारा इसके बाद 8th आएगा। 8th में हम पढ़ेंगे क्या है, सस्टेनिंग, ठीक है, क्या है, सस्टेनिंग एम्प्लॉय इंटरेस्ट, ठीक है, एम्प्लॉय इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे ह्यूमन रिलेशंस हैं किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, मालिक और काम करने वाले के बीच में, मतलब मालिक और नौकर के बीच में और नौकर और मालिक के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, उसको कैसे हैंडल करेंगे, उस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो उसके लिए क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को खुश कैसे रखेंगे, इन सारी तकनीकों को हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। कैसे कि जो रिलेशन है उसमें हम कैसे क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, मैं यही बता देता हूँ, ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन में क्या है बेटा इसका, हम इसके ह्यूमन रिलेशन में पढ़ेंगे इसके कंसेप्ट्स कि कैसे इसके कंसेप्ट्स हैं ह्यूमन रिलेशन के और इसकी नीड क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंपनसेशन प्लान। कंपनसेशन क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है, कि हम किसी चीज़ को कंपनसेट करते हैं, ठीक। कंपनसेशन प्लान जैसे सैलरी है, वेजेस है, आपके काम के बदले आपको कुछ पकड़ाया जाएगा या इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे उसको भी लिख देता हूँ सिलेबस में अगर मेंशन नहीं है। सैलरी है, इंसेंटिव्स हैं कि आपको एक घर दे दिया गया, आपको गाड़ी दे दी गई, ठीक है, आपको एक अच्छा फ्लैट दे दिया गया है, ठीक है, आपको एक केबिन दे दिया गया है,
तो आप क्या है, कंपनसेशन प्लान, अपने एम्प्लॉय को रिझाने के लिए, उसको खुश रखने के लिए हमें ये सारी टेक्निक कब अपनानी पड़ती है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हमारा एम्प्लॉय काम करे या ना करे, उसके लिए हमें उसका क्या करना होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल देना होगा उसका, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा उसका कि ये इंसान काम करता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, ये इंसान काम नहीं करता इसे बताया जाए कि इसकी कमियां कहाँ हैं, इसे कैसे मोटिवेट किया जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये जो 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल वाला इसमें से, कंपेंसेशन प्लान में से, परफॉर्मेंस अप्रेजल में से कॉन्सेप्ट आते हैं, पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। इसके बाद है हमारा एक होता है हमारा पोटेंशियल अप्रेजल, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही पोटेंशियल होते हैं जिनके अंदर, ठीक है, मगर उनको मौका नहीं मिलता कि अपनी पोटेंशियलिटी दिखा पाएं। तो कैसे हम किसी के पोटेंशियल को अप्रेस करेंगे, उसे नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, नए तरीके से समझा के। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे बेटा, सस्टेनिंग एम्प्लॉय इंटरेस्ट, हम अपने एम्प्लॉय का इंटरेस्ट को कैसे सस्टेन कर सकते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे, हमारे लिए काम करे और बेहतर से बेहतर होता जाए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेहतर करे। तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए भी करना है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 8th चैप्टर। हम आ जाते हैं अपने 9th चैप्टर में, ठीक है। 9th चैप्टर इज मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसे हम लोग IR भी बोलते हैं और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब HRM का कॉन्सेप्ट नहीं था तब इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट तब से है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे कि पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे होता है, जो ट्रेड यूनियंस हैं और जो हमारी एम्प्लॉय या मैनेजमेंट है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो जाता है, क्यों लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्या ऐसा क्या वजह है कि जो लेबर है, वर्कर है या फोरमैन है या ट्रेड यूनियन है वो स्ट्राइक कर देती हैं, ठीक है। और कैसे अपने मैनेजमेंट को हमें और बेहतर करना है कि हमारा वर्कर हमारे साथ हमारे लिए कभी स्ट्राइक ना करें, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी केस स्टडीज बताऊंगा जो आपको क्लास लेने के बाद ही पता चलेंगी, ठीक है, क्योंकि मैं इस लेक्चर में तो केस स्टडी नहीं समझा सकता, तो मैं इतना बता सकता हूं कि इसमें क्या पढ़ना है हमें। तो ये मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसके कंसेप्ट क्या है, ठीक है, इसके कंसेप्ट क्या है, ठीक है, इसका कॉजेज क्या है, ठीक है, कॉजेज ऑफ पुअर IR, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, डिसिप्लिन कॉजेज, ठीक है, कि हमारी जो वर्कर है हमारे लिए वो डिसिप्लिन है कि नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल सब कुछ मिलना तय है, लेबर मिल जाता है, सब मिल जाता है, मगर डिसिप्लिन्ड लेबर नहीं मिलता। डिसिप्लिन्ड लेबर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो डिसिप्लिन कॉजेज क्या है इसके, ठीक है, कि इसमें क्या कमियां रह गई, जो डिसिप्लिन कॉजेज हो गया हमारे ट्रेड यूनियन में या किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, और मैनेज कैसे करेंगे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, मैनेजमेंट ऑफ ग्रीवियंसेस, ठीक है, मैनेज ऑफ ग्रीवियंसेस, ठीक। एग्जाम में ग्रीवियंसेस भी यहाँ पर दिए होंगे आपको, ठीक है, ग्रीवियंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कि हम मैनेज कैसे करेंगे अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन में ट्रेड यूनियंस या वर्कर्स के साथ जो हमारे मतभेद हो जाते हैं किसी कारणवश हमारी पॉलिसीज के रिगार्डिंग या ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अकॉर्डिंग, तो हम उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर हमारा 9th हो गया ये। अब इसके बाद हम अपने 10th चैप्टर में जो पढ़ने जाएंगे वो हमारा क्या होगा, 10th चैप्टर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है, क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अच्छा, ये दोनों चैप्टर जो हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, ठीक है, बहुत रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए मैं अभी जो बोलूँगा डिस्प्यूट में तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि अरे तो ऊपर बोल कर आए दोनों चैप्टर सेम है क्या, नहीं, दोनों चैप्टर एम्बेडेड है, मतलब एक साथ मिले जुले हुए हैं, तो एक के साथ एक को पढ़ना है, इसीलिए मैं एक साथ बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में हम पढ़ेंगे कॉजेज, ठीक है, कि कारण क्या है कि क्यों कॉजेज हो जाती है, इंडस्ट्रियल में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और उसके साथ हम पढ़ेंगे कि हमारा इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम इंडस्ट्रियल, ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे अपनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेके, ठीक है, ठीक।
ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो इसके लिए क्या करना है, और लीगल टर्म क्या है हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के, ये भी हम यहाँ पर मेंशन करके पढ़ेंगे। और हमारा इसके बाद आएगा जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जहाँ से एकदम बेसिक क्वेश्चन आपकी लाइफ टाइम में, आप कहीं पर भी जाएं, आप कुछ भी करें, यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं भाई साहब, ठीक है। लीडरशिप। लीडरशिप हमारी किस तरीके की होती है, ठीक है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक टाइप की, ठीक है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें हमारा होता है क्वालिटीज़ क्या हमारे गुड लीडर की। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ले लूँ तो हमारे मोदी जी हैं, इनकी क्वालिटीज़ क्या है, या एक गुड लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे बॉस और लीडर या मेंटोर में फ़र्क होता है। जो लीडर होता है वो लीड करता है बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, एंड बॉस जो होता है वो केवल बैठ के हुक्म चलाता है, दैट्स अ बॉस, ठीक है। तो हम एज अ एम्प्लॉई और एज अ एम्प्लॉयर समझेंगे कि लीडरशिप की कहाँ ज़रूरत है। आप लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आजकल IPL आ रहा है, आप देखिए लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, ठीक है, या आप धोनी को देखिए, उसकी लीडरशिप क्वालिटी कितनी बेहतरीन है कि उसने इंडिया को कोई ऐसा कप है जो नहीं जिताया हो, ठीक है। तो क्वालिटीज़ भी हैं ऑफ इफेक्टिव लीडर, ऑफ एन इफेक्टिव लीडर, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का ही रहता है। फिर कह रहे हैं हम लोग कि क्या कहते हैं, फिर इसमें लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, लीडरशिप स्टाइल, ठीक। पहले मैं ये बता ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको वाइवा में भी लेके चलूँगा। अभी बस इतना डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 12 हमारा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी इंसान काम करेगा तो उसे मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बोर्डम में चले जाते हैं। तो उन्हें मोटिवेट कैसे करेंगे, उन्हें कैसे बताएंगे कि आपको काम करना है, और कैसे आप इफेक्टिवली और प्रोडक्टिव तरीके से काम करेंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उनका प्रोडक्टिवनेस कैसे बढ़ाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तरीके से हो सकता है, मैं एम्प्लॉयर कंटेक्स्ट पे भी समझाऊंगा और पर्सनल कंटेक्स्ट पे भी समझाऊंगा। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हम पढ़ नहीं पाते। तो कैसे आपको मोटिवेट किया जाएगा कि आप इन थ्योरीज को अप्लाई करके अपनी लाइफ में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाएंगे काम करने के लिए, आप वहां पर धमाल मचा सकते हैं, कहने के मतलब है, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऐसे सिलेबस देखने में लगेगा बहुत छोटा है, बट ये सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ही कॉन्सेप्शनल है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स और कंटेक्स्ट दोनों पता होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एक क्वेश्चन मोटिवेशन का उठता ही उठता है, वो है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, हर्सबर्ग, ठीक है, ठीक है। एक्स एंड वाई थ्योरी, हर्सबर्ग बोल रहा हूँ, एक्स एंड वाई थ्योरी, ठीक है। मैकग्रोगर की थ्योरी, मैकग्रोगर की एक्स एंड वाई थ्योरी, एक जेड थ्योरी भी होती है। और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। ये भी मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा काम आती है कभी कभी, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में यहाँ से। और हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है, इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड रिसर्च, ठीक है। इसमें का मतलब क्या है कि हम ह्यूमन को कैसे ऑडिट करेंगे, उसके ऊपर कैसे रिसर्च करेंगे कि हम प्रोडक्टिव से प्रोडक्टिवनेस बढ़ाते जाएं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं, जो सोनी कंपनी है, जो सोनी एरिक्सन थी, वो सोनी कंपनी और जो IBM कंपनी है, ठीक है, ये दो मेजर लीडिंग रोल प्ले करते हैं। ये लोग कभी अपने एम्प्लॉयज को निकालते नहीं हैं। आप खुद जॉब छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है, आप जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आप जॉब छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ठीक है। और ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ को कभी नहीं छोड़ते, जबकि कुछ कंपनीज हैं जो अपनी एम्प्लॉयज़ को छोड़ती चली जाती हैं। और इसी तरह इंडिया में विप्रो है। विप्रो कभी भी, जब भी आप अपनी विप्रो में काम करते हैं, आप छोड़कर जाना चाहते हैं, तो आपके साथ एक इंटरव्यू होगा। किस बात के लिए, कि आपने ये जॉब क्यों छोड़ी, ठीक है, आप क्यों छोड़ रहे हैं इस जॉब को। और आपका स्वागत है, आप जब आना चाहें, हमारे साथ काम करना चाहें, आप वापस आ जाएंगे, हमारे साथ काम करके जुड़ सकते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि उनके साथ लोग आकर जुड़े हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड रिसर्च में भी आता है। ऑडिट ह्यूमन रिसोर्स ये होता है कि हमें जितना ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिव होना चाहिए था, क्या हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना प्रोडक्टिव है या नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे। बुक्स के लिए आप कोई भी HRM की बुक ले लीजिए, जो यहाँ से नोट्स प्रोवाइड होंगे, आप वो, और क्लास रेगुलर देखेंगे तो आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। मगर आप क्लास नहीं देखेंगे, आप सोचेंगे एक पर्टिकुलर बुक से पढ़कर चला जाऊँ, मुझे कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा, तो होप सो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आपको आ जाए। मगर आप
कंटेक्स्ट समझने के लिए चाहे हमारे से चाहे किसी और से कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ें, बस उससे ये पढ़ें सीखें कि वो आपको क्या बता रहा है, उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस का ओवरव्यू। हमने लगभग 13 चैप्टर्स है वो कंप्लीट किए, देखें। ठीक है, ये एनुअल एग्जामिनेशन, अब मैं एनुअल एग्जामिनेशन के बारे में तो बता चुका हूं, अब मैं आ जाता हूं वाइवा में। ठीक है, वाइवा में बेटा इंट्रोडक्शन जो पोर्शन है वो हमारा कौन सा आएगा, इवैल्यूएशन ऑफ एचआरएम, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड इंडियन सिनेरियो में कमेंट करने के लिए आता है अक्सर। ठीक है, मैं हर चैप्टर से बताता जा रहा हूं, अब जरूरी नहीं कि हर चैप्टर से ही आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कहां से आने के लिए। ठीक है, ये मैं एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बता रहा हूं कि इंडियन सिनेरियो से अक्सर कमेंट करने के लिए पूछा जाता है कि आप कमेंट कर कर बताएं कि इंडियन सिनेरियो में क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है, क्या स्कोप्स हैं और क्या बदलाव हो सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, एचआरपी में हमारा बेटा प्रोसेस से क्वेश्चन आता है और इसकी नीड क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जॉब एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ आके जुड़ जाता है। जॉब सेटिस्फैक्शन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस में ये सारी चीजें आती हैं जो थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं और कंफ्यूजिंग है। तो इसमें हमारा जॉब एनालिसिस का प्रोसेस क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर वाइवा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपको एचआरपी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए आप एक सिचुएशन में है केस स्टडी के, आप कैसे काम करेंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से पक्का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है और टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हो सकते हैं एंड मेथड्स ऑफ सिलेक्शन क्या है। ठीक है, सिलेक्शन व्हाट काइंड ऑफ सिलेक्शन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस, कि सिलेक्शन कैसा प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वाइवा में कि ऐसा क्यों है, वो तभी पढ़ेगा पता चलेगा जब आप क्या देखेंगे, पूरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स एंड सिलेक्शन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स ओवर डेवलपमेंट, एचआरडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये चैप्टर है, इसलिए क्योंकि आप फ्यूचर के लिए भी आपके काम आएगा। मान लीजिए फ्यूचर में आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर एक बेहतर पोस्ट पे पहुंच गए हैं, आपके अंडर 4-5 सबऑर्डिनेट्स हैं, तो आप उनका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, आप सेल्फिश नहीं होंगे, आप उनका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इस चीज को सीखने के लिए आपको एचआरडी मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, कई जब हम लोग थे 2012 में तब वहां पर पूछा, 2015 में आई थिंक। ठीक है, तो एचआरडी मैट्रिक्स पूछा गया था कि एचआरडी मैट्रिक्स के स्कोप क्या है, कि व्हाई एचआरडी मैट्रिक्स इज नीडेड। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सीखेंगे कि जो लोग ट्रेनिंग कहते हैं या उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, आपको पता चलेगा कि आपका एक्सपेंशन, आपकी बुद्धि का एक्सपेंशन हो रहा है, आपकी स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, आपकी बॉडी को ट्रेन किया जा रहा है, आपके माइंड को ट्रेन किया जा रहा है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, आपकी साइकोलॉजी क्या है, उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग होगी या डेवलपमेंट होगी, तो उसके मेथड्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर वाइवा में पूछते हैं कि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेना चाहेंगे या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, आपका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए या आपका स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हमारा एम्प्लॉय डेवलप होगा और एम्प्लॉय बेहतर से बेहतर या प्रोडक्टिव होगा, एज ए ह्यूमन रिसोर्स ट्रीट करेंगे, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन भी बेहतर करेगी। हमारा एम्प्लॉय बेहतर करेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी बेहतर करेगी। ठीक है, सस्टेनिंग एम्प्लॉय इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स चैप्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारे मेथड्स, ढेर सारे प्लान्स और ढेर सारी स्ट्रेटजीज पढ़नी पड़ेंगी जो रिलेटेड है कंपनसेशन प्लान, सैलरी इंसेंटिव से। बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहाँ से 20 मार्क्स में आपके लिए क्वेश्चन आएगा। और आई थिंक अगर एक बार आपने समझ लिया तो फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब फुल तो नहीं मिलते एयू में, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 15, 14, 15 ला सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल ये आपके लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसको मैं अप्लाई करना भी बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बस आप टीवी देखते हुए होने चाहिए। ठीक है, टीवी नहीं देखते हो तो मतलब मूवी नहीं देखते हो, टीवी नहीं देखते, कुछ पढ़ते नहीं हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में। पोटेंशियल अप्रेजल, ठीक है, हमारी पोटेंशियल को कैसे अप्रेज किया जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में से अक्सर आ जाता है कि कॉजेज ऑफ पुअर आईआर क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ आईआर क्या है। ठीक है,
और हमारा डिसिप्लिन या मैनेजमेंट ग्रीवियंसेस कैसे हमारे यहाँ पे आईआर को लेके, और हमारे यहाँ आईआर पॉलिसीज क्या है हमारी गवर्नमेंट की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कंटेक्सचुअल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इंडियन कंटेक्स्ट में बताइए आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उसका कंसेप्ट क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, आप एक्सप्लेन कीजिए, कमेंट कीजिए, जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, कई बार आ जाता है कमेंट करने के लिए, जस्टिफिकेशन देने के लिए। फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट जेआरएफ में भी हैं या आप नेट के क्लासेस में हैं जहां पर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है फैक्ट्री एक्ट को लेके या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को लेके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेबर लॉ पढ़ रहे हैं या आपने लेबर लॉ लिया हुआ था तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर है जहां पर हम इसके प्रिवेंशन एंड कॉजेज भी साथ साथ पढ़ेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें मैं आपको केस स्टडी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं कोई भी चैप्टर को विदाउट एग्जाम्पल और विदाउट केस स्टडी आगे लेके नहीं जाऊँगा। जहाँ पर होता है कि अक्सर टीचर कॉन्सेप्ट रटा देते हैं, कोई कॉन्सेप्ट हम रटेंगे नहीं, हम केस स्टडियल मेथड से देखेंगे। तो वो मैं केवल ओरली बताऊँगा, आपको पेन डाउन करने होंगे। ठीक है, लीडरशिप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप भी नेता या अभिनेता बनना चाहते होंगे, तो आपकी क्वालिटीज किस तरीके की हो कि लोग आपको पसंद करें और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा हो कि आपके लीडरशिप में काम आए। तो ये बहुत जरूरी है एन इफेक्टिव लीडर को रिगार्डिंग। ठीक है, और आपकी लीडरशिप स्टाइल कैसी है, आप किसी इंसान को कैसे समझ सकते हैं, आप किसी इंसान को कैसे समझेंगे कि वो आपका मेंटोर है, कि आपका लीडर है, कि आपका बॉस है। ये आप वर्ड से नहीं तय करते हैं, ये हम उसकी लीडरशिप स्टाइल से तय करते हैं। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन में हम कैसे किसी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे। फैक्टर ऑफ मोटिवेशन क्या है कि हम उन्हें किस थ्योरीज पर बेसिक है हमारा जो मोटिवेशन है वो हमारा एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं जो आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। बस हमें उन्हीं वांट्स का ध्यान रखना है, हमें मोटिवेशन अपने आप पकड़ में आ जाएगा। हर इंसान का कुछ नीड होता है, कुछ ज़रूरत होता है, कुछ साइकोलॉजी होती है। बस आपको हर इंसान के बारे में कुछ समझना है। और अगर आपने ह्यूमन बिहेवियर समझ लिया, आई थिंक आपको सारे सब्जेक्ट्स आ गए। और आपने ह्यूमन बिहेवियर नहीं समझा या अभी तक आप जो सेकेंड ईयर में कर आए हैं, कृपया थर्ड ईयर में मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वाइवा होगा कॉन्सेप्शनल। ठीक है, वाइवा में आपसे अक्सर एक्स थ्योरी या वाई थ्योरी या जेड थ्योरी, ये दोनों पूछ सकता है। मैग्रोगर की थ्योरी पूछ सकता है, या आपसे मैस्लो नीड हायरार्की से तो मुझसे भी क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं वाइवा देने गया था 2015 में। तो मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की सीक्वेंस बताइए एंड व्हाई इट इज नीडेड। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑडिट बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इसे ऑडिट करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही कॉन्सेप्शनल सब टॉपिक है ये, और इसका रिसर्च क्या करना काम आता है हमारे। तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट विद एनुअल सब्जेक्ट्स में जो आपके एग्जाम आएंगे 20 मार्क्स वाले में, और आपके कॉन्सेप्ट्स को लेके ये आपके क्या करेगा आपके फ्यूचर में, या आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी कर रहा है, और ये सब्जेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ के रिगार्डिंग है बेटा, अंडरस्टैंडिंग है आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि आप कैसे किसी और से काम निकलवा सकते हैं बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट किए, और आप कैसे किसी जगह से बच सकते हैं बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये पूरा कंप्लीटली सिलेबस है। ठीक है, हमने जो डिस्कस किया है यहाँ पे, मेरी राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है क्योंकि ये डिजिटल पेन है तो थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, तो आपको हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी, हमारा ओवरव्यू ऑफ सिलेबस है, बेसिकली एनुअल एग्जामिनेशन के लिए था। मेरा नाम ये है। ठीक है, और हम सिलेबस प्लस स्कोप प्लस इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। ये हमारे एकेडमिक्स के लिए है, बीकॉम एमकॉम कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आप किसी भी कॉलेज के हों, ये टॉपिक्स एचआरएम के चेंज नहीं होते, ना ही इनके कंसेप्ट चेंज होते हैं, बस इनका कंटेक्स्ट बदल जाता है कि आप एमबीए में पढ़ रहे हैं तो उस कंटेक्स्ट पे बताना पड़ेगा, बीकॉम में पढ़ रहे हैं तो बीकॉम में कंटेक्स्ट में बताना है। ये इतनी आई थिंक इतना टैलेंट तो आपके अंदर होगा ही अभी। ठीक है, तो ये बेसिकली हम जो डिस्कस करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए था, या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए सिलेबस था हमारा। किस सब्जेक्ट के लिए था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो 100 मार्क्स का आता है हमारा पीरियोडिकली, और किस कंटेक्स्ट में था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंटेक्स्ट में। तो ये हमारा सिलेबस ओवरव्यू था जो थोड़ा लेंदी हो गया है आई थिंक।
इतना लगभग हो जाता है कि अगर डिटेलेशन दिया जाए वाइवा के साथ और नंबर्स के साथ जो कहाँ से इंपॉर्टेंस है तो आप इतना समझ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग फर्स्ट पार्ट इवोल्यूशन ऑफ HRM पढ़ेंगे कि कहाँ से HRM की शुरुआत हुई थी, और आपको इस सब्जेक्ट्स के साथ मैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बताता चलूँगा कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करेंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टार परफॉर्मर बनकर उभरें। थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी होगी समझने के लिए और लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको मैंने सब कुछ डिटेलेशन दे दिया है। आप आगे की जानकारी के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा वो देखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस साल के लिए मतलब 2021 की एग्ज़ाम के लिए हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे, सिलेबस को ज़रूर देखेंगे। प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप हमारे कोचिंग के नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।